अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे सर। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर बुरे हाल हैं। अभी तो पिछले 2 दिनों में जो तेजी आई, 460 पॉइंट्स उछल गए, तो सब कुछ लगा कि ठीक हो गया, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन कल ना दोपहर को एक मीडिया रिपोर्ट में ये बोल दिया गया कि ईरान अ, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के बदले कुछ बड़ा चाहता है यूएस से। लेकिन फिर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इन बातों का खंडन कर दिया। बोलते हैं कुछ दूर दूर तक मत सोचना, सीज फायर होगा। तो मतलब अभी ईरान और तबाही मचाएगा। तो अब इसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि रजत, कल दोपहर को ऐसी खबर आई थी कि ईरान थोड़ा सा सीज फायर के लिए तैयार है और एक थोड़ा सा दूसरा अरेंजमेंट यूएस से चाहता था, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि ये खबर पुरानी थी और बेसिकली मार्केट्स ने उसको सच मान लिया। तो कल सेकंड हाफ में आपने बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली, क्योंकि जैसे ही सिग्नल मिला कि ईरान बात करने के लिए तैयार है, तो मार्केट को लगा कि लड़ाई शायद अभी खत्म हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरह से अभी कल रात को जो मसला हो चुका है, मेरे ख्याल से काफ़ी मिसाइल्स ईरान की तरफ से गई है। तो लग तो रहा है कि आज बाज़ार वापस थोड़ा-सा नीचा का ही रुख रखेगा। क्लियरली मुझे लगता है कि देखिए, ये जो लड़ाई है ईरान की, ये मेरे ख्याल से कम महीने भर के लिए तो चलनी चाहिए। और अगर मान के चलिए कि 25 या 30 मार्च तक खत्म होती है, तो ही मार्केट्स को आने वाले दिनों में थोड़ी-सी राहत मिलेगी। तब तक मेरे ख्याल से ये वोलेटिलिटी चलती रहेगी, क्योंकि देखिए, ईरान बहुत बड़ा देश है और ये कहना मुश्किल है कि लड़ाई कब खत्म होगी, लेकिन लड़ाई थोड़ी-सी लंबी चलने की पॉसिबिलिटी है और यही बात मार्केट्स को खटक रही है। अभी कोई फंडामेंटल देख नहीं रहा है, कोई नंबर देख नहीं रहा है। सारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि निवेशकों को ज़्यादातर डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर्स है, जैसे कि सीमेंट है, ऑटो कंपोनेंट है, हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, ऐसे सेक्टर्स पे थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करें, क्योंकि देखिए, बाज़ार कहाँ गिरेगा, कहाँ पे रुकेगा इंडेक्स, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। नॉर्मली हमने देखा है कि ऐसी वॉर ज़्यादा लंबी चलती नहीं, क्योंकि वॉर्स का आजकल खर्चा भी बहुत महँगा होता है। तो मैं यही कहूँगा निवेशकों को कि ट्रेडिंग भी अगर आप करते हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का विचार है, तो मिनिमम 12-15 महीने का व्यू लेके थोड़ा-थोड़ा निवेश करिए, लेकिन वही शेयर्स में इन्वेस्ट करिए जहाँ पे डोमेस्टिक बिज़नेस है। क्योंकि अभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस के लिए जो मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, या मान के चलिए जो क्रूड ऑयल के डिपेंडेंट है, ऐसे कंपनीज़ के लिए आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा-सा मामला बिगड़ सकता है। तो ये मेरी तरफ से राय रहेगी। बट डेफ़िनेटली खरीदना भी है तो ₹100 हैं तो ₹25 खरीदिए। कोई जल्दबाज़ी मत करिए, क्योंकि मौके आपको आगे भी मिलेंगे। राइट, लेकिन ना जब जब कुछ खरीद रहे हैं तो वो सामान ऊपर फंस जाता है। मतलब जब भी आपने खरीदा, 2 दिन हो गए, 2 दिन से ऐसा लगा था कि लोअर लेवल से आएंगे तो ओवरसोल्ड जोन से पलट जाएंगे। तो जिन जिन ने खरीदा वो आज देखना कि आज स्टॉक मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ऊपरी स्तरों पर दबाव बना तो वो जितने भी गेंस थे ना, वो मोस्ट ऑफ द गेंस वाइप आउट होंगे। लेकिन सर ये गैस शेयर्स पे और तेल गैस जो सेक्टर है, इस पे क्या किया जाए? अभी पेट्रोनेट की स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने, उनका जो सप्लायर है कतर एनर्जी, उसने फोर्स मेजर नोटिस जो है वो भेज दिया कंपनी को। यानी कि गैस उतनी है नहीं तो वो भेज नहीं पाएंगे। अब अगर वो नहीं भेज पाएंगे तो उन्होंने फिर अपने क्लाइंट्स को भेज दिया, गेल, आईओसी, बीपीसीएल को नोटिस भेज दिया कि हम तुम्हें गैस नहीं सप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो चिंता बहुत बढ़ गई। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे पास कितने गैस रिजर्व है, कितने ऑयल एंड तेल के भंडार हैं इंडिया के पास। तो ये ऑयल कंपनियों पे और खासतौर से गैस सेक्टर पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव सरप्राइज़ है, क्योंकि कोई भी कंपनी को दूसरा सप्लायर बनाने में समय लगेगा और कटार सबसे बड़ा सप्लायर था एलएनजी का। अभी उनके ऊपर जो अटैक हो गए हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो अभी एलएनजी फैसिलिटी बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो जो सीएनजी और पीएनजी वाले जो कंपनियाँ हैं, जैसे कि गुजरात गैस हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, महानगर गैस हो गया, मुझे लगता है गेल भी हो गया, तो ये सारी कंपनीज़ में कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। देखिए, जब तक सप्लाई आती नहीं है, तब तक इनका प्रोडक्शन भी हिट होगा। इनका प्रोडक्शन अगर हिट होता है, तो नतीजे भी खराब होंगे, और नतीजे शायद अप्रैल टू जून क्वार्टर में थोड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि सारी कंपनीज़ के पास मोर और लेस 1 महीने का तो इन्वेंटरी ज़रूर है। तो 1 महीना तो वो कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर ये बात अप्रैल तक जाती है, जैसे मैंने कहा कि ये वॉर अगर मार्च में खत्म नहीं होती, तो मामला बिगड़ सकता है। अगर अप्रैल मई तक ये वॉर चलती है, तो मेरे ख्याल से आगे चल के ये सारी कंपनीज़ को तकलीफ होगी, और वही मार्केट दिख रहा है कि वीक ट्रेंड आपको इन स्टॉक्स में आज भी देखने को मिल सकता है। अ, और जैसे आपने बोला कि कुछ डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ना कुछ जो तेज सेक्टर्स थे वहां पर भी मुनाफा वसूली हो गई हाल फिलहाल में।
ये फाइनेंशियल स्टॉक्स पे भी क्या करें, स्पेशली बैंक्स पे? क्या ये अभी वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले कुछ समय में रिटर्न दिए हैं सरकारी बैंक्स ने, या फिर अब सरकारी बैंक्स पे थोड़ा कॉशियस हो जाए? नहीं, नहीं, मुझे लगता है देखिए थोड़ा-सा पैनिक अभी बिल्ड हो रहा है। देखिए सरकारी बैंक्स तो ज़्यादातर सरकारी कस्टमर्स को ही कैटर करते हैं और मुझे लगता है कि देखिए जिनके पास थोड़ा समय है 6 से 12 महीना, आई थिंक कैनरा बैंक देखिए वापस गिरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा गिरा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फेडरल बैंक है। इवन एसबीआई में थोड़ी-सी बिकवाली आई है। तो मुझे लगता है कि देखिए सरकारी बैंक्स में आपको पोज़ीशन होल्ड करनी चाहिए। हालाँकि देखिए परफ़ॉर्मेंस थोड़ा-सा वीक होगा क्योंकि बैंक्स निफ्टी में काफ़ी बड़ा वेटेज रखती है। तो 25-30% का वेटेज है, तो कभी भी गिरावट आती है तो इनको भी थोड़ा-सा नुकसान होता है। लेकिन फंडामेंटल्स चौथे क्वार्टर के काफ़ी अच्छे आएँगे और देखिए मुझे लगता है कि ये जो सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट है ये नंबर्स में नहीं दिखेगा। तो कहीं न कहीं वैल्यू बन रही है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो कम से कम 6-12 महीना यहाँ पे पकड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी भी अगर आप वैल्यूएशन देखें, तो सरकारी बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डिस्काउंट काफ़ी बड़ा है। और तीसरी तिमाही तो इनके लिए बहुत अच्छी थी। गवर्नमेंट ने बजट में भी कैपेक्स बहुत बड़ा अनाउंस किया है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है। तो जब तक ये डोमेस्टिक फेसिंग बैंक्स हैं, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, बट हाँ, थोड़ा-सा आपको पेशेंस के साथ यहाँ पे होल्ड करना है क्योंकि ये ट्रेडर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि ट्रेडर सिर्फ मोमेंटम देखता है। तो मोमेंटम डेफिनिटली नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू अभी भी बन रही है। ओके। लेकिन अब फिर से उसी बात पे आते हैं कि युद्ध की स्थिति जैसे बोल रहे हो, थोड़ा और लंबा खींच सकता है। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो है ये कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का एक बड़ा बयान है। वो बोल रहे हैं कि यूएस ने भारत को रूस से तेल खरीद पर आंशिक छूट दे दी है। भारतीय रिफाइनरीज जो हैं वो रूस से तेल खरीद सकती हैं 30 दिन के लिए। यानी कि 4 अप्रैल 2026 तक रूस से तेल खरीद सकता है भारत। पर उसके अंदर फिर एक क्लॉज है कि जो इन ट्रांजिट ऑयल है वो ही खरीद सकते हैं, यानी कि समुद्र में अटका हुआ जो तेल है जो अभी पहुंचा नहीं कहीं पर, उसी को ही खरीद सकते हैं। ये कैसी शर्तें रख रहे हैं? करना क्या चाहते हैं सर? हम कच्चा तेल अगर अब रूस से लेंगे तो रूस तो हमें डिस्काउंट देगा नहीं? नहीं देखिए, मेरे ख़्याल से रूस और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं और पुतिन साहब भी जानते हैं कि ऐसे समय पे एक दोस्त दूसरे दोस्त को हेल्प करता है। तो कोई मुझे नहीं लगता है कोई भी सवाल का कोई अनड्यू एडवांटेज कोई पार्टी लेगी और मुझे लगता है कि देखिए रूस ने तो पहले भी कहा था ये डिसीज़न आने के पहले कि वो तैयार है इंडिया को ऑयल सप्लाई करने को। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई मामला होगा। बट हाँ, एक बात तो क्लियर है कि महीने भर की विंडो मिली है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए थोड़ी राहत है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल तो क्रूड ऑयल है। कहीं न कहीं मुझे लगता है देखिए मार्केट इसको पॉज़िटिवली लेगा। आज शायद सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में थोड़ा पॉज़िटिव रुझान आपको दिख सकता है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए सबसे बड़ा मसला वही है कि ये वॉर कब तक चलेगा? अगर 25-30 मार्च तक खत्म होता है तो मामला मेरे ख़्याल से वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहाँ पे मार्केट उसको पॉज़िटिवली देखी। लेकिन अगर मान के चलिए 3-4 महीना ये वॉर चलता रहा, तो फिर मेरे ख्याल से इंडियन इकोनॉमी के लिए दिक्कत है क्योंकि तभी क्रूड ऑयल का प्राइस बोलिए या गैस के प्राइसेज़ बोलिए, ये सारे जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर फिर मार्केट्स को और कंपनीज़ के अर्निंग्स को इफ़ेक्ट हो। तो मेरे ख्याल से ये महीना क्रॉस करना मेरे ख्याल से थोड़ा-सा नेगेटिव होगा। अगर मान के चलिए 30 मार्च तक पूरी तरह से वॉर खत्म होता है, तो ही मार्केट्स को एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा। जी। सर ये कल डिफेंस शेयर्स एकदम से चल गए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि ईरान बोल रहा है कि सीज फायर के चक्कर में कुछ बड़ी सी डील जो यूएस से करना चाहता है। वो बात तो खैर अब मनाही हो गई है, लेकिन उसके बदले कल डिफेंस शेयर चल रहे थे तो चौंकाने वाली बात थी। एकदम से शिप बिल्डिंग कंपनियां ऊपर जानी शुरू हो गई। मैसडॉक, कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, ये सब चल गए। गार्डन रीच ने अब करार कर लिया है मेरे ख्याल से आज कल्याणी ग्रुप के साथ। कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स के साथ जेवी किया है गार्डन रीच ने। तो एकदम से ये सेक्टर में फिर से कुछ तेजी बनी है। अब सब निवेशक जानना चाहते हैं जो ऊपर फंसे हुए हैं वो क्या करें, और क्या मौजूदा स्तरों पे डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स, स्पेशली शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने का मौका है क्या? नहीं, मुझे लगता है सिर्फ़ देखिए थोड़ी बहुत खबर के कारण ही थोड़े स्टॉक्स चले हैं। मेरे ख़्याल से देखिए इससे कोई ईरान के वॉर से कोई लेना-देना है नहीं क्योंकि देखिए डिफेंस हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट भी बहुत प्रॉमिसिंगली प्रमोट कर रही है। मरीन सेक्टर में ऑलरेडी बजट में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे कंसेशंस अनाउंस किए। गार्डन रीच का जो करार है, वो मेरे ख़्याल से अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब यही है कि वो अभी प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करेंगे। जो पब्लिक मेरे ख्याल से जो निवेशक ऊपर के भाव में अटके हैं, देखिए उनके लिए तो एक ही रीज़न है कि अगर उनका नज़रिया थोड़ा-सा लंबा है क्योंकि सारे डिफेंस स्टॉक्स इतने भागे हैं कि अभी यहाँ से बड़ी उछाल तब होगी जब आप यहाँ पे कम से कम साल, डेढ़ साल का नज़रिया लें। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी क्योंकि वैल्यूएशंस वैसे भी फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो अगर आप बीईएल की बात करें या भारत डायनामिक्स की बात करें, एचएएल की बात करें, तो सारी अच्छी कंपनियाँ हैं, 2-2 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है।
लेकिन ये मान के चलना कि इमीडिएटली 1-2 दिन में स्टॉक बढ़ेगा, तो ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। तो नज़रिया थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म रखिए, डिफेंस एक मल्टी ईयर थीम है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और भी चाहेगी कि डिफेंस इंडिया एक्सपोर्ट्स और भी बढ़े। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ये मौका अच्छा है। ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल से अगर आप कोई पोज़ीशन लेना चाहते हो तो अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, क्योंकि मूवमेंट कहीं पे भी हो सकता है ऊपर-नीचे, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, शोभित जी ने मुझको टोक टोक दिया है, बोलते कि शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस आर डिफरेंट। बात तो सही है वैसे, अगर वो शिप बनाएंगे तो बाकी की कंपनियों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन हम ना जो ट्रैक करते हैं आजकल वो ये कि सरकार डिफेंस ऑर्डर्स कितने देती है किस कंपनी को। तो मैसडॉक की कल वो खबर नहीं आई थी, 99,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है वो मिलने वाला है नेवल से, इंडिया नेवी से। तो कंपनी ने उसके ऊपर बोल दिया कि इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही बोला है कि बातचीत नेगोशिएशंस जो है वो ओवर हो चुकी हैं, अब जो अथॉरिटी है वो अप्रूव करेगी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये नहीं बताया कितनी रकम है कितनी नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन हाँ, ये मैंने डिफेंस और शिप बिल्डिंग इसलिए बोला शोभित जी, क्योंकि शिप बिल्डिंग में अक्सर आजकल जो डिफेंस ऑर्डर का इन्फ्लो है ना वो बहुत तगड़ा हो गया है, तो इनको दोनों को कंबाइन करके ही देखा जाता है। देखते हैं कि अभी फिर क्या होता है। और राय मेरे ख्याल से आपको मिल गई होगी। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप कोई भी सवाल अविनाश जी से पूछ सकते हो। शेयर बाजार में उथल पुथल आज भी होगी। 200 अंकों से ज्यादा गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि भैया नीचे चले जाएंगे। अमेरिका बोल रहा है कि रशिया से क्रूड खरीद सकते हो आप 30 दिन के लिए, और वो भी जो समुद्र में अटका हुआ है वो वाला क्रूड खरीदो, बाकी का नहीं खरीदने देंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो हमने पहली बार देखी है और स्टॉक मार्केट पे उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल 24,765 के लेवल पे क्लोज हुए थे, आज 200 पॉइंट नीचे, मतलब 24,550 के आसपास जाके टकराओगे सीधा। उसके बाद देखते हैं संभल पाएंगे कि नहीं। सर, सोना और चांदी भी तो नहीं चल रहे अभी, तो ये क्यों नहीं चल रहे? गोल्ड और सिल्वर को अचानक से क्या हो गया? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर का ऐसा है कि बहुत पहले से ही सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदा था। मेरे ख्याल से देखिए सोने के लिए जो अपसाइड हमने देखी है वो वैसे भी काफ़ी तेज़ी से हो गई है। तो कहीं न कहीं देखिए थोड़ा बहुत बाइंग होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि जिससे हम ये कहेंगे कि सोना इस लेवल पे सस्ता है। सोना डेफ़िनेटली फेयर टू एक्सपेंसिव है और सोना मेरे ख्याल से देखिए एक हेज्ड एसेट है, तो कहीं न कहीं ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि देखिए ऐसा नहीं कि सोना गिरेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। मेरे ख्याल से आपको रुपया का भी मूवमेंट देखना चाहिए। रुपया अगर और कमज़ोर होता है, डॉलर अगर और स्ट्रेंथन होता है, तो डेफ़िनेटली उसमें गोल्ड की थोड़ी-सी बेनिफिट मिलेगी। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ट्रेडिंग जो आउटलुक है, वो गोल्ड के लिए अभी सीमित है। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा समय गोल्ड कंसोलिडेट करेगा और इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशियस मेटल्स चलेंगे नहीं। अगर मान के चलिए कि वॉर और लंबा चला और 3-4 महीना या 5 महीना ये एक्सटेंडेड हो गया, तो वापस गोल्ड में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से 1-2 दिन की जो गिरावट है गोल्ड में, उससे कोई घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे-जैसे वॉर का सिचुएशन आगे हमको पता चलेगा, उसके हिसाब से गोल्ड की ट्रेंड प्राइस आपको पता चलेगी। बट अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से थोड़ा-सा रुक के काम करिए। गोल्ड अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड दिखाएगा। ओके, के आर के जी हमारे जो व्यूअर है वो बोल रहे हैं कि एल एन टी शॉर्ट कर दिया। सर, ये एल एन टी को क्या हो गया? अचानक से निफ्टी का बहुत वर्स्ट परफॉर्मर साबित हो रहा है। ऊपरी स्तरों पर दबाव बनना शुरू हुआ है, तेज भी हुआ था पिछले कुछ महीनों में, देखोगे तो बहुत जबरदस्त चल रहा था, लेकिन एकदम से युद्ध वाली स्थिति में एल एन टी निपट गया। अब इसके साथ क्या करना चाहिए? तो देखिए गोल्ड मेरे ख्याल से एल-एन-टी में देखिए प्रॉब्लम है कि करीबन 37-38% उनका जो रेवेन्यू है वो मिडल ईस्ट से आता है। अभी मिडल ईस्ट पे जिस प्रकार से गोला-बारूद और बमबारी हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ के जो ऑर्डर्स है और वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट का फिक्स्ड कॉस्ट है, वो एल-एन-टी को शायद थोड़ा-सा नुकसान शॉर्ट टर्म में कर सकता है और यही बात है जो मार्केट को खटक रही है। अभी भी मैनेजमेंट ने कुछ ज़्यादा कमेंट्री दी नहीं है, लेकिन मानना तो यही है कि अगर ये वॉर लंबा चलेगा और मिडल ईस्ट को अफ़ेक्ट करेगा, तो डेफ़िनेटली नए ऑर्डर्स तो रुकेंगे और एक्जिस्टिंग ऑर्डर्स का भी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यही कारण है स्टॉक में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली है। एक व्यूअर है अक्षय जी, बोल रहे हैं निफ्टी इतनी वोलेटाइल क्यों है? तो ठीक है, बाजार में यही होता है। अभी तो फिर भी कम देखा, अगर आप कोरोना काल देख लेते तो उसके बाद तो फिर बोलते हैं भैया निफ्टी ऊपर भी जा सकती है कभी। तो उस समय तो बहुत ज्यादा गिरावट थी वो देखने को मिल रही थी। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे भी क्या करना चाहिए? नेस्ले से कुछ खरीदारी आई है, कल भी लगभग 3% ऊपर था रिलायंस। तो ऐड करें या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करें? ये देखिए अगर आपका नज़रिया काफ़ी लंबा है तो एक एसआईपी चालू कर लीजिए। मुझे लगता है कि स सारे पैसे एक साथ लगाना ठीक नहीं रहेगा। देखिए जिस लेवल पे अभी रिलायंस चल रहा है, मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में होपफुली वॉर खत्म होता है, क्रूड के प्राइसेज़ थोड़े ठंडे होते हैं, तो डेफ़िनेटली इनको बेनिफिट होगा। अभी तो फिलहाल क्रूड के प्राइसेज़ ऊपर है, प्लस क्लैरिटी नहीं है कि क्रूड कहाँ से आएगा, रशिया से आएगा या वेनेजुला से आएगा।
तो ये थोड़ी-सी बातें मार्केट को चिंता में डाल रही है और कहीं न कहीं देखिए रिलायंस को अगर क्रूड महँगा मिलता है तो उनके भी जीआरएम्स इफेक्ट हो जाएँगे। तो मुझे लगता है कि जिनके पास ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ा खरीद सकते हैं क्योंकि भाव नीचे आया है। बट वही खरीदिए जो आप 12-15 महीने के लिए निवेशित रह सकते हो और अगर आपके पास ₹100 है तो ₹25 लगाइए। कोई जल्दबाज़ी नहीं कि पूरा पैसा इमीडिएटली लगाएँ। सर हाल फिलहाल में ना दो स्टॉक्स एकदम से ऊपर गए। एक है तेजस नेटवर्क, और ये तो पिछले कुछ दिनों में बहुत चला था, कल नहीं चल पाया था। लेकिन कल जो चला वो था एलटी फूड्स। तो इंडस्ट्री दोनों ही अलग अलग हैं। तो अगर आप कारण बता पाओ तो तेजस नेटवर्क और एलटी फूड्स, इस पे क्या करना चाहिए अभी निवेश को? देखिए, मुझे लगता है कि तेजस नेटवर्क में बहुत शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी स्टॉक 60% भागा था। तो कहीं न कहीं तो मुनाफ़ा वसूली है। देखिए 50-60% अगर 1-2 हफ्ते में स्टॉक भागता है, तो कहीं न कहीं तो बिकवाली करने के लिए लोग आएँगे, तो वो शायद एक कारण हो सकता है। और दूसरा शेयर कौन-सा बोला था आपने? सर एलटी फूड्स, चावल वाली कंपनी। देखिए, चावल वाली कंपनियाँ तो मेरे ख़्याल से इनके लिए तो मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो खाने-पीने की चीज़ें के ऊपर मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। वॉर हो या ना हो लोग खाना-पीना तो छोड़ेंगे नहीं। तो शायद उसी कारण से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रा काइंड ऑफ ट्रेड हो चुका है। बट यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि क्लियरली आपको थोड़ा-सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अभी मिडल ईस्ट में क्या रवैया ये लोग अपनाते हैं, वेदर ये वॉर में एंटर करते हैं, नहीं करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। तो कहीं न कहीं देखिए ऐसे थोड़े से कॉन्ट्रा ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। बट ऐसे माहौल में आपको तभी निवेश करना है और आप तभी शेयर खरीदिए जब आपका नज़रिया थोड़ा-सा लंबा है। क्योंकि वॉर में दिन पे दिन डेवलपमेंट्स बदलते हैं। आज दोपहर को अगर मान के चलिए कोई नया डेवलपमेंट हो गया, तो मार्केट उसको कैसे अप्रोच करेगा, कैसे उसका रिएक्शन होगा, ये सब कहना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसीलिए मैं कह रहा था कि अभी जो इंडेक्स का लेवल है, उसको एक स्टैटिक लेवल पे मत मान लीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कल जो खबर आई उससे बाज़ार चला, अभी कल रात को वापस उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल से मार्केट्स में जो भी पार्टिसिपेंट को सोचना चाहिए और मैंने एक बात देखा है, पुराने वॉर में भी जभी भी लोगों ने पैसा डाला है, तो वही लोगों का पैसा बना है जिनकी पकड़ने की ताकत है। जो लोग ट्रेडिंग है, वो ट्रेडर ही करे, जो इन्वेस्टर है और जो जानते हैं कि भाई 6 महीना, साल भर के लिए वो कंफर्टेबली पैसा लगा सकते हैं, वही इस बाज़ार में पैसा डाले। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से कमज़ोर इन निवेशकों के लिए ये बाज़ार बिल्कुल नहीं है। सर अदानी पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ रहा है और ओएनजीसी पे आ रहा है। नैन्सी जी का सवाल है, अदानी पोर्ट्स पे आपका आउटलुक और ओएनजीसी पे भी क्या करना चाहिए? देखिए, ओएनजीसी का तो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल डिपेंड करता है कि क्रूड के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं। मान के चलिए अगर क्रूड $100 हो गया, तो ओएनजीसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल तो लग नहीं रहा है, लेकिन अगर होता है, तो ओएनजीसी में बेनिफिट होगी। अदरवाइज़ स्टॉक एक मार्केट परफॉर्मर ही है और दूसरा शेयर कौन-सा बोला था मेरे को ज़रा बताइए? सर अदानी पोर्ट्स। देखिए, अडानी पोर्ट्स तो जैसे मैंने कहा एक डोमेस्टिक फेसिंग वाली कंपनी है। देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में होता है मेरे ख्याल से उसका असर उसको मिलेगा। अभी मान के चलिए कि थोड़ा एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट आता है, तो कहीं न कहीं वॉल्यूम्स अडानी पोर्ट्स के लिए भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी-अभी तो वॉर शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से 1 आध 2 महीने के बाद अगर मान के चलिए वॉर कंटिन्यू होता है, एक्सपोर्ट्स हमारे हिट होते हैं, तो ही दिक्कत होगी क्योंकि पोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा बढ़ते हैं, उसका असर पॉज़िटिवली पोर्ट कंपनी पे आता है। तो मेरे ख्याल से अभी कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ जो भी डेवलपमेंट्स मार्केट में हो रहे हैं, उसको आपको प्रॉपर्ली मॉनिटर करके यहाँ पे होल्ड करने चाहिए। सर ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक्स पे क्या करें, ये सवाल आया है। सोभित जी का बोल रहे हैं कि एंजल वन, जीरोडा और ग्रो, ये कंपनियों पे आपका आउटलुक। देखिए, मेरे ख्याल से ब्रोकिंग कंपनीज़ में एक बात समझ लीजिए कि बाज़ार अच्छा हो या खराब हो जो इन्वेस्टर है और जो ट्रेडर है, वो तो मार्केट कभी छोड़ेगा नहीं। और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली हो क्योंकि नॉर्मली जब कोई वॉर होती है, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस खराब होते हैं, तब वॉल्यूम्स थोड़े से कम होते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। लेकिन लंबे अवधि के लिए मैं समझता हूँ कि इंडिया में देखिए 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है, हमारी आबादी करीबन 150 करोड़ है। तो अगले 10 साल में मुझे लगता है कि ये 15 करोड़ डीमैट अकाउंट कम से कम 25 करोड़ डीमैट अकाउंट तो होंगे। तो लंबा नज़रिया जिनका है डेफ़िनेटली जैसे कि ग्रो हो गया, उसके बाद एंजल वन हो गया। ये कंपनीज़ में आपका लंबा निवेश का अगर विचार है तो डेफ़िनेटली कमज़ोर बाज़ार में खरीदने जैसे हैं। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा रुकिए क्योंकि बाज़ार अगर गिरता है तो डेफ़िनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि इन सारी कंपनीज़ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा।
तो कहते हैं जब तेल का केल खराब हो जाए तो फिर ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल सेक्टर्स पे कुछ नजर रखनी चाहिए। इस बार तो रिन्यूएबल वाले चले नहीं, जो चल रहा है वो है कोल इंडिया। अचानक से ही तेज होना शुरू हो गया है कोल इंडिया। ये अचानक से ये शिफ्ट क्यों, कोल इंडिया का शेयर क्यों चल रहा है? और अगर कोई कोल इंडिया को छोड़ो, अगर कोई रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनी लेनी हो तो अभी नहीं लेनी चाहिए। ये तो फिर तेल के ज्यादा देख रहे हैं ना हम कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो कुछ बाकी की ऑल्टरनेटिव सोर्सेज वाली एनर्जी चलनी चाहिए फिर तो स्टॉक्स। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में मामला बिगड़ इसलिए गया है क्योंकि रजत कम से कम 50-60 नई कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी में आई है। मार्केट में एक सिंपल रूल है रजत की, जो भी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज आती है वहां पे वैल्यूएशन प्रीमियम चला जाता है। एक जमाना था जब 2-3 सोलर की कंपनीज थी, अभी तो 50-60 कंपनीज है जो मार्केट में आई है। तो कंपटीशन भी बड़ा है, मार्जिन भी प्रेशर में रहेंगे। हालांकि देखिए, गवर्नमेंट इस सेक्टर पे पॉजिटिव है, लेकिन एक बात आपको माननी है कि जब 50-60 कंपनीज कोई भी सेक्टर में आती है तब वो सेक्टर का फ्लेवर निकल जाता है और मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यूएशन प्रीमियम बिल्कुल नहीं देती। तो वो कारण है कि रिन्यूएबल में इतना कोई बड़ा तेजी देखने को नहीं मिले। अभी कोल इंडिया की बात इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि देखिए, अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो कोल एक ऐसा ऑल्टरनेटिव एनर्जी का मीडियम है जिससे एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है। मेरे ख्याल से थर्मल एनर्जी पे वापस सबका फोकस आएगा। और कहीं न कहीं देखिए, एनर्जी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। कोई भी इंडस्ट्री को अगर बराबर चलाना है तो पावर की डिमांड तो रहेगी। अभी डेटा सेंटर की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सभी जगह पे जो बेसिक फाउंडेशन है वो तो पावर है। तो उस कारण से वापस कोल इंडिया में एक इंटरेस्ट आ चुका है। प्लस मार्च के क्वार्टर के बाद नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि कोल इंडिया एक बहुत बड़ा डिविडेंड हर साल देता है, तो डिविडेंड यील्ड का भी फैक्टर आपको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। तो शायद उसी कारण से हो सकता है। लेकिन देखिए, ये जो भी तेजी हम देख रहे हैं ना कोल इंडिया में, ये शॉर्ट टर्म रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि कोल इंडिया में कोई लंबा अपसाइड आएगा, क्योंकि ये जब तक क्रूड का प्राइस ऊपर है तब तक कोल इंडिया के स्टॉक में शायद थोड़ा निवेश या थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है। जैसे ही क्रूड के प्राइसेस थोड़े ठंडे हो जाएंगे, वापस कोल इंडिया में थोड़ी बिकवाली भी आप देख सकते हैं। कि एसबीआई के ऊपर प्रश्न आ रहा है, दीपेश यादव जी का बोल रहे हैं ये टाइम कैसा है एसबीआई लेने के लिए? देखिए, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए क्योंकि स्टॉक निचले लेवल से काफी चल चुका है, लेकिन नंबर्स जो Q3 के आ गए हैं बहुत बढ़िया है। जनवरी टू मार्च का क्वार्टर तो इनके लिए सबसे बेहतरीन क्वार्टर माना जाता है। प्लस हर प्रकार का ग्रोथ इनके पास है। जैसे अगर आप इनके कोर बिजनेस को देखें, म्यूचुअल फंड का बिजनेस देखें, तो मुझे लगता है कि चौथा क्वार्टर भी काफी तगड़ा आएगा। लेकिन नजरिया आपका कम से कम 12-15 महीना होना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हो तो वापस मैं वही कहूंगा कि एसआईपी में खरीदिए। बिल्कुल पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए क्योंकि बैंकिंग थोड़ा सा हाई बीटा सेक्टर है। खराब सेंटिमेंट के कारण हो सकता है कि शेयर प्राइसेस अभी थोड़े नेगेटिव रहे, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफी अच्छे हैं। तो लंबी नजरिए से किसी को खरीदना है तो एसआईपी मोड से थोड़ा थोड़ा करके अपनी पोजीशन ऐड करिए। बता दूं व्यूअर्स को, पहले हम प्राइम मेंबर्स के सवाल लेते हैं, यानी कि जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब कर रखे होंगे प्लान सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, उसमें से कोई भी, तो उनके सवाल पहले लिए जाएंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बिस्तक के होम पेज पर, यूट्यूब पर जहां पर आप शो देख रहे हो वहां पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और ज्वाइन बटन भी आप दबा सकते हैं, उसकी जानकारी आपको इस शो के माध्यम से हम बीच बीच में बताते रहते हैं कि 3 तरीके के प्लान उसके क्या फीचर्स हैं। तो सब्सक्राइब करें, फायदा उठाएं। और फिर नॉन प्राइम सब्सक्राइबर्स के भी सवाल लेते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी प्राइम मेंबर्स को दी जाती है। टीसीएस पर व्यू 5 साल के लिए, कॉस्मिक जी पूछ रहे हैं सर, ये टीसीएस इन्फोसिस कुछ कर पाएंगे अभी, या फिर आपको लगता है कि कुछ लंबे अवधि के लिए फंसे रहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि टीसीएस ने कहा है कि वो अभी ज्यादा डेटा सेंटर इंडिया में बनाना चाहते हैं। देखिए, ऐसी कंपनीज में आपको कम से कम 2 साल के ऊपर का व्यू लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि इनका धंधा बंद होने वाला नहीं है। हालांकि यह है कि बहुत बातें हो गई है, आपको ये बात समझनी चाहिए कि पिछले साल जो डिविडेंड टीसीएस ने दिया था उसका मतलब यही है कि कंपनी बहुत ही कैश रिच है। अगर वो चाहे तो अभी अगर वो बायबैक अनाउंस करती है तो वापस शेयर में तेजी आ सकती है। तो इनका कैश फ्लो अभी भी अच्छा है, कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। तो जिनके पास टाइम है, जिनको नजरिया लंबा लेना है, वही ऐसी कंपनीज में निवेश करिए क्योंकि देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं। कम से कम 1-2 क्वार्टर तो मामला बिगड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से इससे कोई बड़ी उछाल शॉर्ट टर्म में आएगी ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। लेकिन जिनका 1.5-2 साल का नजरिया है वो थोड़ा निवेश करके बैठ सकते हैं, क्योंकि जब भी यूएस में थोड़ी सी क्लाइमेट थोड़ा अच्छा होगा, ये वॉर का मामला पूरी तरह से कंप्लीट होगा, तभी मेरे ख्याल से आपको वापस ऑर्डर बुक यूएस के कंपनी से देखने को मिलेगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर कोई एंटर करना चाहता है तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करें।
एमसीएक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपका क्या व्यू है? ये दोनों स्टॉक्स के एक्यूमुलेट कर लेने चाहिए, अभी सही दाम पे मिल रहे हैं, या फिर यहाँ से अभी डाउन साइड रिस्क है? नहीं, देखिए बीएसई तो काफी गिर चुका है, एमसीएक्स भी गिरा है। देखिए ये ऐसे बिजनेसेस है जो रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई अगर नया कॉम्पिटिटर भी आता है तो उसको बिजनेस को जमाने के लिए बहुत समय लगता है। और एक बात तो क्लियर है कि अभी जो माहौल है, जो पॉलिटिकल कंडीशंस है, उसी कारण से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा, 1.5-2 साल का नजरिया अगर आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद लीजिए। जब ये चलेंगे तभी बहुत अच्छी तरह से चलेंगे, और उसमें फिर कोई सेंटिमेंटल फैक्टर देखेगा नहीं। और काफी फेवरेट्स है, एफआईएस के फेवरेट्स है, फंड्स के फेवरेट है, क्योंकि ये धंधे बेसिकली मोनोपोली बिजनेसेस है, और मोनोपोली बिजनेसेस कभी मरते नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली निवेश का एक मौका है, बट उन्हीं लोगों के लिए जो 1.5-2 साल का नजरिया रखते हैं। मैं बताता हूँ कि सिल्वर और गोल्ड की जो ओपनिंग हुई है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो गई है। चांदी एकदम से खुलते ही 2.5% ऊपर आ गई है, 2,68,500 के लेवल पे पहुंच गई है चांदी। और सोना जो है वो एकदम से ऊपर ही खुला है आज 0.8%, यानी कि 1,300 पॉइंट्स ऊपर खुला है। तो कल जो दबाव था वो आज एकदम से खरीदारी में तब्दील हो गया। तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे इस तरह की मार्केट देखने को मिल रही है। आज ओपनिंग जो है वो चांदी की और सोने की बहुत तगड़े तरीके से हुई है। और ऊपर से देखना होगा कच्चा तेल, क्योंकि कल खैर हमारे बाजार में भी कल कच्चा तेल बहुत ऊपर था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपर था। ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.5% ज्यादा चढ़ गया था, और WTI लगभग 8% ज्यादा चढ़ गया था। तो सारा का सारा जो खेल है वो भी कमोडिटी मार्केट में ही हो रहा है। कल बेस मेटल्स में भी कल बेस मेटल्स में इनफैक्ट कल वाले देखने को मिली थी चौतरफा। आज रिवर्स ट्रेड हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से कॉशियस, कमोडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। और उसके बाद फिर जो जो स्टॉक्स जाएंगे वो एकदम से रडार पर आएंगे। उसमें सर एक स्टॉक है चेन्नई पेट्रो, और एक है MRPL। ये बेनिफिट उठा रहे हैं क्या, या फिर आपको लगता है दबाव में रहेंगे? सरेंडर तो उन्होंने किया ही नहीं, MRPL और चेन्नई पेट्रो ने। ये देखिए मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि दोनों ऑयल रिफाइनर्स है, और कम से कम 1 महीने का स्टॉक तो इनके पास जरूर होगा। तो मार्केट अभी इसमें कोई चिंता लगा नहीं रही है, क्योंकि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर तो अच्छा ही आएगा। जैसे मैंने कहा कि मान के चलिए कि अगर ये लड़ाई अप्रैल एंड तक निकलती है या मई एंड तक जाती है, तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि तभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे, इनके जीआरएम जरूर इफेक्ट होंगे। फिलहाल तो मुझे लगता है कि मार्केट इस बात पे पॉजिटिव है कि देखिए आज यूएस ने भी कहा है कि 30 डेज का जो दिया है प्रपोजल यूएस ने कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हो, तो वो भी एक फैक्टर है जो इन कंपनीज को ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा। ओके सर। सर एक लास्ट सवाल लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। और उसमें ये है कि ये जो पावर सेक्टर की कंपनी है, स्पेशली पावर ग्रिड और NTPC, इनमें तेजी के पीछे ये सब डेटा सेंटर वाले कारण है, तो फिर क्या यहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर अभी अवॉइड लिस्ट में रखें? बहुत तेज हो गई है ये दोनों कंपनी, और कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रही है इस समय मार्केट्स को। पावर ग्रिड और NTPC पे आप क्या है? नहीं, देखिए पावर तो ऐसा एक इनपुट है जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी जरूरत है, जो फैक्ट्री ओनर्स है। और प्लस ये एक ऐसी चीज है जो वॉर से इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कंजम्पशन तो बढ़ने ही वाला है। एआई की जो बात आपने कही, डेटा सेंटर्स की बात की, तो ये तो और डेटा का रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, तो उसी कारण से इसमें तेजी है। देखिए पावर में तो हम कहेंगे कि टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, उसके बाद केईसी इंटरनेशनल है। पावर में जो भी रिलेटेड सेक्टर है, जैसे ट्रांसफार्मर कंपनीज है, उसके बाद पावर कंडक्टर वाली जो कंपनियां हैं, सारी कंपनीज को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। बट डेफिनेटली जो जनरेटिंग वाली कंपनी है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली ये पावर का जो थीम है, ये मार्केट इसलिए देख रहा है क्योंकि इसका वॉर के साथ कोई लेना देना है नहीं, और ऑब्वियसली डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, तो इसके कारण आपको इन सारे शेयर्स में तेजी दिख रही है। राइट। अविनाश सर बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते आप अपने स्टॉक्स की सूची बता जाएं, कौन से स्टॉक्स पे पर सभी ये जानना चाहते हैं अविनाश जी क्या खरीदना चाहते हैं मार्केट में। देखिए मैंने जो पहले स्टॉक्स आपको बताया वही है। हमको ऑटो में मेरे ख्याल से महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। मैं कहूंगा कि इवन एलएनटी में अगर किसी की एपिटाइट कम से कम 12-15 महीना है तो घबराइए मत। 3,700 3,800 में अगर स्टॉक मिल रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा एसआईपी में खरीद लीजिए। उसके बाद मुझे लगता है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनेगी। उसके बाद मेरे ख्याल से होटल होटल स्टॉक्स में तेजी बन सकती है। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक थीम पे फोकस करिए, वही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लार्ज कैप में ही पहले तो निवेश करिए, क्योंकि बाजार जिस तरीके से चल रहा है, देखिए आगे अगर कोई मामला बिगड़ता है तो लार्ज कैप्स में
कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहता है और रिटर्न्स भी काफी अच्छे आते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको राय रहेगी, लेकिन डेफिनेटली पूरा पैसा एक बार मत लगाइए, एसआईपी में लगाइए, जाकि आपके पास थोड़ा फायर पावर एमिनेशन बचे। अगर बाजार 400-500 पॉइंट और गिरता है तो खरीदने के मौके आपको मिलेंगे जब आपके पास कैश बचेगी। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।